इस वीडियो में हम ये देखना चाहते हैं कि यदि हम कोई प्रक्षेप्य को यानी एक प्रोजेक्टाइल को, जैसे कि कोई गेंद या पत्थर को, अगर हम उसे सीधे हवा में ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसके साथ क्या होगा। ऐसा करने के लिए हम दूरी बनाम समय का ग्राफ प्लॉट करेंगे और हम आपको दी गई कुछ राशियों के बारे में भी बता देते हैं। पत्थर का प्रारंभिक वेग है 19.6 मीटर प्रति सेकंड। हमने ये प्रारंभिक वेग इसलिए चुना क्योंकि इससे हमारा गणित थोड़ा आसान हो जाएगा। हम पृथ्वी की सतह के पास त्वरण यानी एक्सेलरेशन को भी जानते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह के पास गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटी का जो फोर्स है वो वस्तु के द्रव्यमान यानी मास गुणा उसके त्वरण यानी एक्सेलरेशन के बराबर होता है। गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। ये जो छोटा g है ये पृथ्वी के सतह के पास गुरुत्वाकर्षण द्वारा त्वरण बताता है। g का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यदि आप पृथ्वी की सतह के आसपास त्वरण चाहते हैं तो आप बस उस बल को द्रव्यमान से विभाजित कर दीजिए। यदि आप त्वरण चाहते हैं तो दोनों पक्षों को द्रव्यमान से विभाजित कर दीजिए तो आपको बल बटा द्रव्यमान मिलेगा। तो हमने ऐसा कर दिया। अब यदि आप दोनों पक्षों को द्रव्यमान से विभाजित करते हैं तो बाई तरफ जो है आपको त्वरण मिल जाएगा और दाई तरफ आपको छोटा g जो है वो मिलेगा। हमने ये सब इसलिए किया क्योंकि जब हम g को देखते हैं तो ये वास्तव में गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम यानी कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आता है। आप वास्तव में g को पृथ्वी की सतह के पास गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता को मापने के रूप में देख सकते हैं। फिर जब आप द्रव्यमान को g से गुणा करते हैं तो ये हमें बल का पता लगाने में मदद करता है। फिर आप न्यूटन के दूसरे नियम यानी कि F बराबर ma का उपयोग करके फिर से g प्राप्त करते हैं जो वास्तव में त्वरण ही है। यह आपको पृथ्वी के केंद्र की ओर त्वरित कर रहा है। एक और बात जो हम स्पष्ट करना चाहते हैं वो ये है कि जब आप सामान्य रूप से गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बात करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल बड़ा G यानी ये जो कैपिटल G है गुणा दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल को उनके बीच की दूरी के वर्ग से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, G m1 m2 बटे r स्क्वायर। तो अब यहां पे आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं। आप बोल सकते हैं यहां पर स्पष्ट रूप से तो हमें दिख रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल दूरी पर निर्भर कर रहा है, तो अगर हम हवा में कुछ ऊपर की तरफ जाएंगे तो दूरी तो बदल रही है। तो आप यहां पर बिल्कुल सही होंगे, ये तकनीकी रूप से बिल्कुल सही बात है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जब आप हवा में कुछ ऊपर चीजों को फेंकते हैं तो ये जो दूरी उसने तय की है वो वास्तव में पृथ्वी और वस्तु के जो केंद्र के बीच की दूरी है उसके सापेक्ष में बहुत ज्यादा छोटा है। तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं ताकि हमारा गणित थोड़ा सरल ही बना रहे। तो जब हम पृथ्वी की सतह या फिर उसके बहुत पास होते हैं तो हम मान सकते हैं कि ये स्थिर है। ये जो g है इसका जो मान है वो स्थिर है, कांस्टेंट है। याद रखिए कि g हमें इन सभी पदों से प्राप्त होता है। हम मान लेते हैं कि ये जो m1 है वो पृथ्वी का द्रव्यमान है, r जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या है यानी कि अर्थ का रेडियस है। और अगर आप ऐसा सोचेंगे कि ये थोड़ा सा बदल रहा है तो आप बिल्कुल सही होंगे। गुरुत्वाकर्षण बल थोड़ा सा बदल रहा है, लेकिन जब हम किसी वस्तु को अपने वायुमंडल के अंदर ही ऐसे थोड़ा ऊपर फेंकते हैं तो हम मान सकते हैं कि ये स्थिर है, ये कांस्टेंट है। और अगर हम g की गणना करें तो ये लगभग 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है। और हमने यहाँ निकटतम 10वें अंक तक इसे पूर्णांकित यानी राउंड ऑफ कर दिया है। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये सदिश राशियाँ, ये वेक्टर क्वांटिटीज है। तो जब हम चीज़ों को ऊपर फेंकते हैं तो हमने कुछ मानक स्थापित कर रखे, कुछ स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं। अगर किसी राशि की दिशा ऊपर की ओर है तो उसे हम धनात्मक मानते हैं और अगर किसी राशि की दिशा नीचे की ओर है तो हम उसे ऋणात्मक मानते हैं। तो जब कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिर रही है, फ्री फॉल में है, तो गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे की ओर त्वरित कर रहा होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रहा होता है और उसे त्वरित कर रहा होता है। तो यहाँ छोटा g जो है यदि आप इसे इसकी दिशा देना चाहे तो ये ऋणात्मक है, छोटा g नीचे की तरफ है, तो इसलिए छोटा g -9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। तो ये है हमारे पास गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण।
अब हम समय के सापेक्ष दूरी को आलेखित करना चाहते हैं। अब हम दूरी बनाम समय को प्लॉट करना चाहते हैं। और आइए देखें कि हम एक सूत्र कैसे व्युत्पन्न कर सकते हैं कि यदि हम समय को एक चर यानी एक वेरिएबल के रूप में रखें तो हम दूरी यानी डिस्टेंस प्राप्त कर पाए। तो हम समय के साथ विस्थापन को यहाँ प्लॉट करना चाहते हैं। बहुत दिलचस्प है। हम जानते हैं कि विस्थापन औसत वेग गुणा समय में परिवर्तन के बराबर होता है। अब इस सूत्र में हमारे पास समय है, विस्थापन है और औसत वेग है, लेकिन हमें तो प्रारंभिक वेग और त्वरण पता है, तो हम इसे उनके पदों में लिखना चाहते हैं। हम जानते हैं कि औसत वेग प्रारंभिक वेग जमा अंतिम वेग बटे 2 के बराबर होता है। और हाँ, ये तभी होगा जब हम स्थिर त्वरण यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। और फिर से हम दोहराएंगे कि अगर हम पृथ्वी की सतह से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है तो हम ये मान सकते हैं कि त्वरण स्थिर है, त्वरण कांस्टेंट है, तो हम त्वरण को स्थिर मान लेते हैं। लेकिन अभी हमारे पास ये जो अंतिम वेग है वो नहीं है, तो इसलिए हमें और सोचने की ज़रूरत है। हम अंतिम वेग को प्रारंभिक वेग और समय के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। तो हम इस व्यंजक को, इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं, प्रारंभिक वेग जमा कोई राशि बटे 2। अब अंतिम वेग क्या है? अंतिम वेग आपका प्रारंभिक वेग जमा आपका त्वरण गुणा समय में परिवर्तन होगा। यदि आप 10 मीटर प्रति सेकंड से शुरू कर रहे हैं और त्वरण 1 मीटर प्रति सेकंड वर्ग है, तो 1 सेकंड के बाद जो वेग होगा वो 1 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ जाएगा, यानी अब वो 11 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो यही आपका अंतिम वेग है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ये सभी राशियां सदिश राशियां है, वेक्टर क्वांटिटीज है, तो हम सभी पे तीर बना देते हैं। ये सभी सदिश राशियां है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये सभी सदिश राशियां है और इनमें दिशा मायने रखेगी। चलिए देखते हैं कि हम इसे कैसे सरल बना सकते हैं। तो ये जो 2 पद है, तो अगर इन 2 पदों को यदि आप मिलाते हैं तो ये 2 गुणा प्रारंभिक वेग बन जाता है बटे 2 जमा त्वरण गुणा समय में परिवर्तन और इसके भी बटे में 2। ये सब औसत वेग लिखने का एक और तरीका है। हमने ये सब इसलिए किया क्योंकि हमारे पास अंतिम वेग नहीं है, लेकिन हमारे पास त्वरण है और हम समय में परिवर्तन को अपने स्वतंत्र चर के रूप में उपयोग कर रहे हैं। हमें अभी भी इसे इस हरे रंग के समय में परिवर्तन से गुणा करना है। इस सब को हरे रंग के समय में परिवर्तन से गुणा करते हैं। ये सब विस्थापन होने वाला है, ये विस्थापन है, तो हम समय में परिवर्तन को इस सब से गुणा कर सकते हैं। वैसे ये 2 कट जाएगा और हमें मिलता है विस्थापन बराबर प्रारंभिक वेग गुणा समय में परिवर्तन। वैसे कुछ पुस्तकों में इसे सिर्फ समय लिख दिया जाता है, समय में परिवर्तन नहीं, सिर्फ समय लिख दिया जाता है। अगर हम समय में परिवर्तन लिखते हैं तो ये ज़्यादा सटीक है। जमा 1/2 जो 2 से विभाजित करने के समान है, जमा 1/2 गुणा त्वरण गुणा समय में परिवर्तन का वर्ग, डेल्टा टी का वर्ग। और ये जो डेल्टा है इसका मतलब है परिवर्तन, इसलिए समय में परिवर्तन को हम ऐसे लिख रहे हैं। कुछ कक्षाओं में आप इसे d बराबर vi गुणा टी जमा 1/2 गुणा a गुणा t की घात 2 के रूप में लिखा हुआ देखेंगे। ये बिल्कुल वही चीज़ है, बस यहाँ पर विस्थापन के लिए d और डेल्टा t के स्थान पर t का उपयोग किया जा रहा है। और एक बात जिस पर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे वो ये है कि इसे व्युत्पन्न करना बहुत आसान है। हो सकता है कि जब आपके पास समय कम हो तो शायद आप इसे याद रखना चाहे, लेकिन मान लीजिए आप 30-40 साल के हो जाते हैं, आप एक इंजीनियर है या फिर आप अंतरिक्ष में कोई रॉकेट भेजने की कोशिश कर रहे हैं और आपके पास भौतिकी की कोई किताब नहीं है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसे व्युत्पन्न करने के लिए आप विस्थापन को केवल औसत वेग गुणा समय में परिवर्तन से निकाल सकते हैं और यहाँ पर हम त्वरण को स्थिर मानेंगे और इस तरह से आप बाकी का हिस्सा व्युत्पन्न कर पाएंगे। तो इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आगे के वीडियोस में हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे जिसे हमने यहाँ पे व्युत्पन्न किया है।
हम इसका उपयोग वास्तव में समय के सापेक्ष विस्थापन को प्लॉट करने के लिए करेंगे और हम सोचेंगे कि जैसे जैसे हम समय में आगे बढ़ते जाते हैं, वेग यानी वेलोसिटी और त्वरण यानी एक्सेलरेशन के साथ क्या होता है।